और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप राजनीतिक दृष्टि से किस व्यक्ति का क्या किरदार रहा, किस तरीके से भूमिका अदा की, किस पार्टी ने किस बात को कहा, इस बात को समझना आवश्यक होता है। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता जब भी जनता के बीच में जाता है तो उसको छाती ठोक करके एक बात कहने का अधिकार होता है कि उसने जो किया है वो कहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अकेली पार्टी है जो कहती है वो करती है, और जो करती है वही कहती है। इसलिए हमें इस आधार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, बाकी पार्टियां क्या है? वंशवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टियां हैं, उससे ज्यादा ना दूर देख पाते हैं ना कर पाते हैं। आप देखिए, ऊपर से उठा करके देखिए, आज देश के लिए खतरा क्या है? वंशवाद पार्टी। और दूसरा खतरा क्या है? ये रीजनल पार्टी। आप देखिए, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों परिवार की पार्टी है। आप उससे नीचे हरियाणा में आ जाइए, परिवार की पार्टी है। उससे नीचे आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी, आरएलपी, परिवार की पार्टी। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, टीएमसी, परिवार की पार्टी। आप उड़ीसा में चले जाइए, बीजेडी, परिवार की पार्टी। आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, टीडीपी, परिवार की पार्टी, वाईएसआर, परिवार की पार्टी। तेलंगाना में चले जाइए, केसीआर, परिवार की पार्टी। तमिलनाडु में चले जाइए, डीएमके, परिवार की पार्टी। महाराष्ट्र में चले जाइए, शिवसेना, परिवार की पार्टी। एनसीपी, परिवार की पार्टी। ये पार्टियां जिनका छोटा सोच होता है, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, यह भी अब भारतीय तो रह नहीं गई, और राष्ट्रीय कितना है ये भी आपको मालूम है, सिकुड़ करके कुछ प्रांतों में रह गए। और पार्टी है कि नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी हो गई है, भाई और बहन की पार्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो सब बजाते रहो झालमाल। ये विचारों की पार्टी, देश को सामने रख करके चलने वाली पार्टी, जिसके पास नेता है, नीति है, नीयत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है आप जैसा, ये है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमारी ही पार्टी है जिसमें ये दम है, ये हमारी ही पार्टी है जो परिवर्तन ला सकती है, और इसको संजो के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। मित्रों, हमारी पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिला, युवा और जो साधारण परिवार से है, उनको सशक्तिकरण करने वाली पार्टी है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए, ये हमको याद रखना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ भाषण के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आप हमारे कार्यक्रमों को देखिए, आप हमारे कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे कार्यक्रमों की रचनाओं को देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि हर दृष्टि से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी ने किया। अब देखिए, ये जनधन खाता, आज ये जो महिला सशक्तिकरण का हम रूप देख रहे हैं, आपको जनधन खाते के बारे में मालूम है। ये देखिए, ये चुनाव सिर्फ ऋतु भूषण खंडूरी जी को भेजने का नहीं है, ये इनके माध्यम से कोट द्वार से लेकर उत्तराखंड को नई दृष्टि देने का है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए, ये भी हमको समझना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं जनधन योजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। बहुत कम लोग जानते होंगे, राजनीति किसी एक को आशीर्वाद देने का विषय नहीं है, राजनीति इनके माध्यम से देश की सेवा करने का माध्यम। अब ये जनधन योजना होती है, जब ये जनधन योजना शुरू हुई तो मोदी जी का मखौल बनाया गया, किरकिरी का उनको खिल्ली उड़ाने की कोशिश हुई। ये अब खाता खुलवाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री खाता खुलवाएगा। ये किसने कहा?
जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए कांग्रेसी नेता थे, जिनको गरीबी नहीं मालूम थे, उन्होंने ये बात उठाई। आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंक को राष्ट्रीयकरण 1971-72 में किया था और कहा था कि इससे गरीबों का भला होगा। 1971 से लेकर 2014 तक बैंक की दहलीज को पार करने वाले व्यक्ति की संख्या सिर्फ 3.25 करोड़ थी। 130 करोड़ के देश में 3.25 करोड़ लोग ही बैंक का खाता खुलाए रखे और कांग्रेस नारा लगाती रही 30-40 साल, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ क्या थे जब बैंक ही साथ नहीं था। मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने पता किया तो पता चला कि बैंक में गरीब आदमी खाता इसलिए नहीं खुलवाता क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है कि उसमें वो जमा करा सके। जब उन्होंने पता किया तो बैंक के खाता खुलने के लिए गारंटर नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने कहा इन बहनों का, इन भाइयों का गारंटर मैं बनूंगा, सरकार बनेगी और हम गारंटी और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जीरो अकाउंट पर बैंक का खाता खोलो, भारत के से लोग, भारत की सरकार आपकी सेवा के लिए आएगी। ये बैंक का खाता खुला, मालूम है 4 साल में कितने खाते खुले? 3.25 करोड़ से 45 करोड़ आज खाते हो गए, जनधन खाते हो गए। ये है बदलता भारत। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा तो उस समय न पोस्ट ऑफिस था, न पोस्टमैन था, न मनी ऑर्डर था, न कोई रास्ता था। तब मोदी जी जो डिजिटल इंडिया बोलते थे, उन्होंने दिल्ली के अपने खाते से यानी प्रधानमंत्री के तरफ से 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचा। 20 करोड़। यह है बदलता भारत, यह है महिला सशक्तिकरण, यह है महिला सशक्तिकरण का रूप। उसी तरीके से उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि स्वच्छता अभियान करेंगे, स्वच्छता अभियान। अब स्वच्छता की बात महात्मा गांधी ने की थी, उसके बाद उनका गांधी टाइटल लेकर के जितने गांधी आए, तो कोटद्वार से आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे जो तमाम बड़ी बातें यहां पर अब कर रहे थे। तो चलिए बात करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर जो है वो ट्वीट की है। सीएम ने लिखा है कि पीड़ित, शोषित, दुखित बंधाओं के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ ये तस्वीर ट्वीट करके ये साझा किया है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के साथ तस्वीरें तो ट्वीट की है, लेकिन उसके साथ एक शेयर भी ट्वीट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि चुनावी बयान में नेता जो है रैली और रोड शो के अलावा अगर बात की जाए तो ट्विटर पे सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लगातार ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। इस फोटो के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ लाइनें भी लिखी हुई है जो अपने आप में कम से कम कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया है पीड़ित, शोषित, दुखित बांधवों को के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए है राष्ट्र धर्म पर सीना ताने, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए तस्वीर साझा कर एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। बड़ी बात है कि इसके पहले जिस तरीके से कल बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें भी हमने ये देखा था कि घोषणा पत्र पर साफ तौर पर फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। ठीक वैसी ही तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्विटर हैंडल से शेयर करके प्रयास किया है कि चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले कम से कम सोशल मीडिया के जरिए या फिर यूं कहे तो अपनी बड़ी संदेश के जरिए वोटरों में एक बड़ा संदेश जाए, कम से कम वोटिंग को अगर देखा जाए तो, क्योंकि कल से चुनावी शंखनाद हो चुका है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कल से शुरू हो जाएगा। सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और अपने नेता चुनेंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट है पीएम मोदी के साथ, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल अनामिका, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए तो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वोटिंग से पहले भी इस तस्वीर को साझा करके जो शेयर लिखा गया है उसके जरिए भी कहीं ना कहीं देशवासियों को ये संदेश देने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, लगातार चाहे पीएम मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अपनी हर रैली में वो डबल इंजन की सरकार की बात दोहराते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से सहयोग है, यूपी में सरकार है, लिहाजा विकास की जो गंगा है वो काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। और इस तस्वीर को शेयर करने के मायने भी शायद नहीं निकलते हैं दूसरी तरफ से कि जहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि डबल इंजन की जो तस्वीर दिखाई देती है विकास के मामले में, उसको एक साथ साझा किया जाए, यानी कि केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी। इन दोनों को एक साथ देखकर शायद जो मतदाता होंगे वो बहुत हद तक प्रभावित होंगे और उन्हें इस बात का एहसास हो सकेगा कि विकास की गंगा जिस रफ्तार से बहनी है उसके लिए ये दोनों ही पॉजिटिव, ये दोनों ही व्यक्तित्व काफी मायने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले ये तस्वीर साझा कर डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली, उसको दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और अनामिका, ये भी है कि जब भी जनसभाएं की जाती हैं तो उसमें 5 साल के कार्यकाल का जिक्र किया जाता है और इस बात का भी बार बार जिक्र किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार में विकास जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है और यही विजन आगे भी इनका है। अभी को देखिए, और यही वजह कि सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो चाहे पीएम मोदी के जरिए हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए हो, वो क्षेत्र में जाते हैं उसके पहले वहाँ की समस्याओं को उठाना ट्विटर के जरिए, इसके अलावा उन समस्याओं के साथ साथ भविष्य को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, वो भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ जिस तरीके से हाथ उठा करके जो एक अभिवादन होता है या यूं कहे तो शक्ति प्रदर्शन होता है, वो दिखाने का प्रयास किया गया इस तस्वीर के जरिए। और महत्वपूर्ण बात ये भी कि रैलियों रोड शो के जरिए अगर बात की जाए तो वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के कार्यक्रम रद्द हो गए खराब मौसम की वजह से, वो अपने आवास पर बैठकर ही वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ ये तस्वीर साझा कर डबल इंजन की सरकार के उस नारे को दिखाने का प्रयास किया है, जहां पर वो दावा करते हैं कि केंद्र के सहयोग से यूपी में हर बड़ा वो काम हुआ है, हर डिपार्टमेंट में काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। लिहाजा ये तस्वीर आगामी चुनाव को लेकर या चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से बड़ा संदेश देने का प्रयास है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तस्वीर के जरिए कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह का संचार करना चाहते हैं और वोटिंग से पहले ये चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है पार्टी के या मतदाता इस तस्वीर को देखकर समझ पाए कि उनके लिए बेहतर कौन है, काम कौन कर पाएगा, डबल इंजन की सरकार का दावा क्या है, डबल इंजन की सरकार की मायने क्या है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया इस तस्वीर के जरिए। बिल्कुल। और अनामिका, ये भी है कि इस तस्वीर से संदेश देने की कोशिश तो की जा रही है, साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जब भी जो जनसभाएं तो होती हैं साथ में साथ डबल इंजन सरकार की भी बात की जाती है। इससे पहले भी इस तरह की एक तस्वीर साझा की गई थी अनामिका, आपको भी याद है, अभी इसका जिक्र भी आप कर रही थी और इससे उसके जरिए भी संदेश देने की कोशिश की गई थी। देखिए, बिल्कुल मुझे याद भी है, पीएम मोदी जब लखनऊ आए थे अपने दौरे के लिए 2 दिवसीय, उस दौरान पीएम मोदी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये लगातार तस्वीरें, स्वाभाविक है थोड़ी बहुत खेमेबाजी यहाँ पर भी है। मोदी जी ने कुछ महीनों पहले आपके ऊपर हाथ रखा और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पार्टी को दिया कि सब एक साथ हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। आप अपनी केमिस्ट्री मोदी जी के संग कैसे देखते हैं? कब मिले थे आप उनसे पहली बार? देखिए, मोदी जी देश के नेता हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं और एक अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के रूप में भी, नेता के रूप में भी सदैव मिलता है। वे अभिभावक हैं, अभिभावक से मतभेद होने का तो प्रश्न ही नहीं होता जी। जी जी, नहीं, बहुत सपोर्ट किया, हर मन से आपके बारे में बहुत हम लोग जो भी कर रहे हैं जी और जो कुछ भी कर पाए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, या फिर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी अच्छा दिखता है उसके पीछे प्रेरणा और मार्गदर्शन मोदी जी का है।
और चलिए अब बात करते हैं 2022 चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया है। घोषणा पत्र के प्रमुख रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा पत्र को लेकर जानकारी दी है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र भी रखा है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब घोषणा पत्र में आम जनता की सहभागिता शामिल है। घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान भी किए गए हैं। गरीबों को 3 सिलेंडर और किसानों को हर महीने 6,000 देने का वादा भी किया गया है। वहीं बागवानी और डेयरी के लिए 500 करोड़ देने की बात कही गई है। इसके साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने दृष्टि पत्र जारी कर दिया है जिसमें पूर्व सैनिकों, किसान और महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं। और बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है ये आपको समझाते हैं। पूर्व सैनिकों को बसने के लिए मदद करेगी, ये इनके घोषणा पत्र में है। वहीं दूसरी बात आई है, किसानों को 6,000 सम्मान निधि देगी राज्य सरकार। इसके बाद तीसरी बड़ी बात क्या है, मंदिरों के लिए मानस मंदिर माला योजना भी बनाई जाएगी। बागवानी, डेयरी के लिए 500 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे। इसके बाद जो बड़ी बात है वो है गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर जो है वो फ्री दिए जाएंगे। ये वो बड़ी बातें हैं जो आज घोषणा पत्र में सामने आई हैं। बीपीएल परिवार के मुखिया को 3,000 रुपए भी दिया जाएगा। 7वीं बात आपको बता दें कि केंद्र की नई शिक्षा नीति जो है वो लागू होगी। 45 नए स्पॉट टूरिज्म विकसित होंगे, इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है जो घोषणा पत्र जारी की गई है। इसके साथ आपको बताते कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिससे कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सके। रोपवे जैसी योजनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा गया है ये हमने आपको बताया है। तो वहीं सीएम धामी खटीमा से ही कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल भी हुए, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पहले भी उनकी सरकार ने वादे पूरे किए हैं। जो वादे इस बार भी किए गए हैं वो भी वादे सरकार आने के बाद पूरे करेंगे। सीएम पुष्कर धामी से बात की हमारे संवाददाता कमलेश भट्ट ने। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है, उससे पहले भाजपा ने यहाँ पर आज अपना दृष्टि पत्र बनाया है जिसमें 25 बिंदु रखे गए हैं, जिसमें पहाड़ से लेकर मैदान यानी उत्तराखंड की 13 जिले और 70 विधानसभाओं को साधने का काम किया है। पुष्कर सिंह धामी आज सीएम जो यहाँ पर डोर टू डोर प्रचार में थे, उन्हें देहरादून में शामिल होना था। गडकरी जी ने इस दृष्टि पत्र का वहाँ पर विमोचन किया लेकिन वहाँ जा नहीं पाए। तो सर आज क्या मानते हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक जो विज़न है किस तरीके से मानते हैं इसको? नहीं, हमने इसमें सभी वर्गों को सम्मिलित किया है, सभी चीज़ों को सम्मिलित किया है। हम कैसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, हमने दृष्टि पत्र में अपने संकल्पों को स्पष्ट किया है और हम संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। और हमने उसमें सभी महिलाओं को, युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, सभी को इसमें सम्मिलित किया है। लव जिहाद को लेकर भी आपका इसमें 25 जो दृष्टि पत्र इसमें भी कहा गया। निश्चित रूप से लव जिहाद कानून में संशोधन कर उसे हम और कठोर बनाएंगे और दोषियों को उसमें 10 साल तक का उसमें कारावास भी सुनिश्चित करेंगे। बात करें भू एवं जनशक्ति जो परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर कैसे आप सत्ता में आने के बाद परिवर्तन ला पाएंगे? नहीं, भू एवं जनसंख्यिकी परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच एवं उसके समाधान के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेंगे, इसको भी और कठोर बनाएंगे। युवा बेरोजगार अगर हैं तो उनके लिए, बेरोजगारों के लिए क्या योजना है, महिलाओं के लिए खासतौर से किन योजना पर काम करेंगे? इसके लिए हम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना प्रारंभ करेंगे जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक 3,000 रुपये तक का प्रति माह तक की राशि प्रदान की जाएगी। सर अगर बात की जाए पुलिस की जो ग्रेड पे को लेकर, उसमें हालांकि आपने आगे काम किया लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी रही, उसको कैसे साथ पाएंगे आपके? नहीं, उसके लिए हम समाधान निकालेंगे। उसमें हमारी पूरी सहानुभूति है पुलिस के जवानों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, और उसका हमने कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाया। इसलिए हमने अपने संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम उसका समाधान करेंगे। सीएम धामी हो चाहे पीएम मोदी हो, दृष्टि पत्र को लेकर 2025 और एक दशक की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं? देखिए, हम चूँकि उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि ये जो दशक है 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उसमें सभी प्रकार की योजनाएं समावित होंगी। कैसे हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, कैसे जब हम 25 वर्ष के होंगे तो कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य होंगे, वो सारी बातें उसमें हमने रखी हैं और उसको बनाने का हम संकल्प लेते हैं।
उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो दृष्टि पत्र जो आज जारी हुआ है उसको लेकर 2025 से लेकर एक दशक का जो हमने विजन है इस दृष्टि पत्र में रखा है, जिसको लेकर पार्टी जनता के बीच में जाएगी और मतदान के लिए अपील करेगी। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। तो बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब जो वादे किए गए हैं उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रतिमा सिंह जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस नेता हैं। देवेंद्र भसीन सदस्य हैं मैनिफेस्टो कमेटी के। अनुपम द्विवेदी संपादक है न्यूज़ 18 के। तो सबसे पहले अनुपम जी, क्योंकि घोषणा पत्र तो जारी कर दिया गया है, उस घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे भी किए गए, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए चांदनी, 3 चीज़ों पे मुझे लगता है इसमें फोकस किया है पार्टी ने। एक महिलाओं पे किया है, क्योंकि महिला बहुत बड़ा एक बल्क में वोट करते रही है बीजेपी के लिए, तो पार्टी ने इंश्योर किया है कि उनके लिए कुछ घोषणाएं हों। जैसे एलपीजी सिलेंडर एक मुद्दा है पहाड़ों में, ये तकरीबन कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो मेजर पार्टी उन्होंने माना है। बीजेपी ने साफ कहा है कि 3 सिलेंडर हम साल में फ्री देंगे। आप कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस ने कहा कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। यानी कि दोनों पार्टियों के सेंटर में कहीं उनके दिमाग में था कि एलपीजी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा बीजेपी की जो एक हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स रही है, जो उनकी एक लाइन है, उसको लेकर भी पार्टी ने बहुत स्पेसिफिक कराया है कि जो यहाँ धर्मांतरण को लेकर कानून है उसको और कड़ा बनाया जाएगा। लव जहेज शब्द का उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा मंदिरों का, कुमाऊं के रीजन में जो मंदिर हैं उनका रेनोवेशन किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। हरिद्वार में भी ऐसी बात की गई है। पूर्व सैनिक बीजेपी को वोट करते रहे हैं, वो पार्टी ने इस चीज़ को ध्यान दिया है अपने घोषणा पत्र में कि उनके लिए कुछ घोषणाएं हो। खासकर जो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि आप जानती हैं उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं नेपाल से और चाइना से, तो इस क्षेत्र में जो गांव है वहाँ से काफ़ी पलायन हुआ है। घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है कि जो एक्स सोल्जर्स उन ऐसे गांव में बसना चाहेंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा। वो 5 लाख तक का अगर वो लोन लेते हैं तो उनको 50% उसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो इस तरीके की जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। ओवरऑल बहुत बड़े प्रोमिसेस बीजेपी ने नहीं किए हैं। जैसे 2017 में लोकायुक्त की बात थी, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे वो चीज कहीं नजर नहीं आई। बिल्कुल अनुपम, और ये भी देखा जाता है अनुपम जी, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी तो कर दी जाती है, लेकिन कई ऐसे वादे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। अब देवेंद्र भसीन जी आपके पास आएंगे। देवेंद्र जी, क्योंकि घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी पे आरोप लगते हैं महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? तो अभी आपने कही थी कि घोषणाएं कर दी जाती हैं, बाद में लागू नहीं होती। तो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि हमने जो पहले अपना 2017 में विजन डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें अपवाद को छोड़ दें तो हमने सभी बातों को लागू किया। और वर्तमान घोषणा पत्र या दृष्टि पत्र को बनाते समय हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने केवल योजनाओं की बात नहीं करी, उसके पहले क्या उसमें खर्च होने वाला है उसकी भी गणना करी, क्योंकि सरकार तो हम कल हमारी आने वाली है, हमको लागू करना है और जनता को जवाब देना है। तो जितनी भी हम घोषणाएं कर रहे हैं उसके पीछे कैलकुलेशन वित्त की भी है जो हम पूरा करने वाले हैं। और जहाँ तक हमारी अन्य योजनाएं हैं, तो पैसा की मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस दशक को उत्तराखंड का दशक कहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके इस विजन को हम पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने इसमें 13 सेक्टर जो है वो चिन्हित किए, और इसमें जो भावना है वो अंत्योदय की है कि जो विकास कार्य है वो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी है, उस तक बात पहुंचे। तो आपने देखा होगा कि हमने गरीबों की बात की है, और यहाँ तक कि असंगठित मजदूरों के लिए भी हमने इसमें चिंता की है। इसके अलावा सीमांत राज्य होने के कारण एक सुरक्षा का बड़ा विषय है, तो उसके बारे में जो अभी अनुपम जी ने भी जिक्र किया है उसमें प्रावधान इसमें किए गए हैं। और साथ ही साथ महिलाओं के विकास के लिए, उनके जीवन को और अधिक सुगम बनाने के लिए केंद्र की योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर गरीब लोगों को फ्री दिए जा रहे हैं। अब हमने इसमें 3 एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही है। अभी अनुपम जी ने कांग्रेस की घोषणा की बात करी थी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं हर वर्ग का ख्याल भी रखा गया है। प्रतिमा जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रतिमा जी, क्योंकि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसमें मुफ्त बिजली की बात की गई है, महिलाओं के भी बारे में जिक्र किया गया है, क्या लगता है आपको कि जो आपने घोषणा पत्र जारी की है, क्या उसके आधार पर जनता कांग्रेस को वोट करेगी? क्या लगता है आपको?
देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। पहले बस कुछ बातें हैं जो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। देखिए नाम तो आपने दृष्टि पत्र 2017 में भी दिया था, उसमें भी दृष्टि की कमी थी, दूरदर्शिता की कमी थी। और आज जो दृष्टि पत्र आपने विमोचन जिसका किया है उसमें भी ना ही कोई दृष्टि नजर आ रही है ना कोई दूरदर्शिता नजर आ रही है। और ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र अपने आप में ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 फरवरी जो मतदान का दिन है उस मतदान के दिन से पहले ही हार मानने का कार्य किया है। क्योंकि अब आप समझिए, इन्होंने 2017 के अपने घोषणा पत्र में भी यही वादा किया था कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो है कार्य करेंगे, आप स्कूल खोलने का कार्य करेंगे, आप कॉलेज खोलने का कार्य करेंगे। लेकिन 5 साल सरकार चलाने पर भी मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, कि वो ये बता दे कि आपने कितने स्कूल खोलने का कार्य किया, कितने कॉलेजेस खोलने का कार्य किया, एक भी नहीं। और 2017 में भी इन्होंने एयर एम्बुलेंस की बात की थी और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की बात की थी। आज 5 साल सत्ता में प्रतिमा जी वापस आऊंगी आपके पास, बिल्कुल प्रतिमा जी वापस आऊंगी आपके पास। देवेंद्र जी, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं आप पे कि जो वादे किए गए थे पहले घोषणा पत्र में 2017 की बात की जा रही है, उसमें जो वादे किए गए थे शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, वो नजर नहीं आ रहा, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, अगर कांग्रेस प्रवक्ता होमवर्क करके आती और जो हमारा साहित्य है जो मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, अगर इसको पढ़ लेती, 2 अक्षर पढ़ लेती तो निश्चित तौर पर ऐसी भाषा न बोलती। और अभी एक अपने जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्हीं की बात को दोहराने कि हमने हार मानी। उन्होंने कहा था कि हमने दृष्टिपत्र जारी नहीं किया, ये कुछ और कह रही है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि हमने अपने पुराने दृष्टिपत्र के अपवाद को छोड़ के सारी योजनाओं को हमने कार्यान्वित कर दिया है और उसका पूरा डॉक्यूमेंट दिया है। हम जनता के बीच में केवल कोरी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ रहे हैं। और मेरा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आप 500 रुपए का उत्तराखंड के अंदर सिलेंडर देने की बात करती है, लेकिन आपकी राजस्थान की सरकार, बिल्कुल देवेंद्र जी, प्रतिमा जी, क्योंकि ये घोषणा पत्र जो जारी हुई है इसका कितना असर जनता पे पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए।